हेलो। मैं अभिषेक एस पी गौड़ स्वागत करता हूँ एक बार आपका फिर से। हम लोगों ने सीरीज़ शुरू की है ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, जिसमें हम लोग पहुँच गए हैं कहाँ तक, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन तक। पिछले सीरीज़ में हमने फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन पूरी तरीके से ख़त्म कर ली है। उसमें मुझे थोड़ा सा आज ये समझाना, हालांकि मुझे इसे पिछले ही लेक्चर में समझा देना चाहिए था, पर कुछ दिक्कतें थी इसलिए नहीं समझा पाए। फर्टिलाइजेशन होता कैसे है, और दूसरा फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है उसमें डिवीजन कैसे कैसे होता रहता है, मतलब नंबर ऑफ सेल कैसे डिवाइड होते हैं। तो थोड़ी सी हम लोग पुराने लेक्चर की चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलो इसीलिए देर न करते हुए हम उसको डायरेक्ट सीधे स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग क्या था? फर्टिलाइजेशन। पिछले लेक्चर की बात है ये, फर्टिलाइजेशन। तो कल हम लोगों ने इसको पढ़ा था, फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जब नर तथा मादा युग्मक, मतलब मेल तथा फीमेल गैमीट या स्पर्म और ओवम दोनों आपस में मिलते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते थे? फर्टिलाइजेशन। मिलते कहाँ थे? फैलोपियन ट्यूब में, फीमेल सेक्स ऑर्गन के फैलोपियन ट्यूब में। ठीक, फैलोपियन ट्यूब के किस हिस्से में? एम्पुला में। एम्पुला किससे अटैच होता है? इस्थमस से, तो इसको हम बोलते थे एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। तो फर्टिलाइजेशन या तो हम लिखे फैलोपियन ट्यूब में होता है, या तो बोले एक्चुअल में एम्पुला में होता है, या इस्थमस और एम्पुला दोनों आपस में जहाँ मिलते हैं तो जो जंक्शन वाला हिस्सा है वहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद बनता क्या है? जाइगोट। तो पहले हम लोग फर्टिलाइजेशन देखें। जैसे कह रहा है कि ये था क्या? फीमेल सेक्स ऑर्गन, ऐसे हम लोग बनाए हुए थे कल, ऐसे। ये था ओवरी। ओवरी में हो रहा ओवोजेनेसिस की क्रिया, जिसके कारण सेकेंडरी oocytes ओवुलेशन के कारण कहाँ पहुँचा था? फैलोपियन ट्यूब में, जिसे कैप्चर करने का काम करता है फिम्बरी, और ये एम्पुला वाले हिस्से में जाके रुका होता है। फिर सर्विक्स, वेजाइना, यूट्रस से यहाँ क्या पहुँचता है? स्पर्म। और स्पर्म और ओवम दोनों आपस में मिलते हैं, उस क्रिया को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो पहला सेल बनता है उसे कहते हैं हम लोग जाइगोट। तो हम लोग इस हिस्से को, मतलब इस हिस्से को थोड़ा सा पढ़ लें। जैसे कह रहा है कि अगर हम ओवम बनाए ऐसे, तो ओवम के आउटर लेयर को हम लोग बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। एक्चुअल में जो सूर्य है, सूर्य के बाहरी सतह पे जो सूर्य की किरणें निकलती हैं उनको भी बोला जाता है कोरोना। तो उसी से कुछ मिलता जुलता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? कोरोना रेडिएटा। तो इमेच्योर ओवम या सेकेंडरी oocytes जो होता है, इसके आउटर लेयर को हम लोग क्या कह रहे हैं? कोरोना रेडिएटा। जिसके अंदर जो लेयर है उसे कह रहे हो जोन पेलुसिडा। इसके अंदर साइटोप्लाज्म, और इसका अपना एक न्यूक्लियस। ठीक, ये चीज़ होता ये है कि फर्टिलाइजेशन के टाइम पर सर्विक्स, वेजाइना, यूट्रस से होता हुआ यहाँ बहुत सारे क्या पहुँचते हैं? स्पर्म। तो इसके चारों तरफ बहुत सारे क्या पहुँचते हैं? स्पर्म। तो वो स्पर्म एक्स भी हो सकता है, वो स्पर्म वाई भी हो सकता है। और स्पर्म के ऊपरी हिस्से में जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग कहते हैं क्या? एक्रोसोम, जो हेल्प करता है किस में? फर्टिलाइजेशन में। क्योंकि हम लोग स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, तो ऐसे था हेड वाला हिस्सा, फिर नेक, फिर मिडिल पीस, फिर टेल वाला हिस्सा। तो इसमें एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है ऐसे, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं?
एक्रोसोम, यहाँ है न्यूक्लियस और यहाँ है क्या, सेंट्रियोल। ये है एक न्यूक्लियस और ये है सेंट्रियोल, और ये न्यूक्लियस कैसा है, हैप्लॉइड। ठीक, वैसे ही इसमें भी जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड कहने का मतलब इसमें 23 क्रोमोसोम होंगे और इसमें भी क्रोमोसोम कितने होंगे, 23। और यही स्पर्म पहुंच रहा है कहाँ तक, यहाँ तक। तो करता क्या है, ये एक्रोसोम की सहायता से सबसे पहले तोड़ेगा किसको, कोरोना रेडिएटा को, कुछ एंजाइम की हेल्प से। फिर तोड़ेगा किसको, जोन पेलुसिडा को, और चला आएगा कहाँ पर, इसके अंदर। और जैसे ही अंदर आया, ये कोरोना रेडिएटा और जोन पेलुसिडा वाला लेयर वापस अपनी पुरानी अवस्था में आएंगे और ज़्यादा हार्ड हो जाएगा जोन पेलुसिडा वाला लेयर, ताकि कोई दूसरा स्पर्म इसके अंदर इंटर ना करने पाया। फिर इसके अंदर यहाँ पे क्या है, सेंट्रियोल। ये अपने सेंट्रियोल को दे देगा किसको, इमेच्योर ओवम सेकेंडरी ओसाइट्स को। तो ये मियोसिस के सेकंड के टाइम पे रुका होता है। अब जैसे ही इसको सेंट्रियोल मिलता है, स्पर्म डीजनरेट हो जाएगा और खाली बचेगा क्या, इसका न्यूक्लियस। क्या बचा खाली, स्पर्म का न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस किसका है, स्पर्म का। अब जैसे ही इसको सेंट्रियोल मिलता है और कुछ एंजाइम मिलते हैं, तो ये चेंज होता है किसमें, ओवम में, कंप्लीट ओवम में। और इस ओवम की न्यूक्लियस से स्पर्म का न्यूक्लियस हो जाता है फ्यूज। और फ्यूज होने के बाद ये जो न्यूक्लियस है ये हो जाता है क्या, 2n, डिप्लॉयड। और 2n जैसे ही डिप्लॉयड होगा तो जो सेल बना उसे ही क्या कहते हो, जाइगोट। और जाइगोट हमेशा कैसा होता है, डिप्लॉयड। तो इस तरीके से होता है फर्टिलाइजेशन। इतनी चीज़ें कल वाले लेक्चर में छूट गई थी। दूसरी चीज़ें, अब ये जो जाइगोट यहाँ बना, इतने स्टेप में होने के बाद ये डिवाइड होगा, पहले 2 सेल में, 2 से 4 में, 4 से 8 में, और 8 से 16 सेल में। ये चीज़ें हम लोग कल पढ़ चुके थे। और यही यूट्रस के इंडोमेट्रियम वाले लेयर से आकर क्या होगा, जुड़ेगा। और जुड़ने की क्रिया को ही कल हम लोग क्या बोल रहे थे, इम्प्लांटेशन या प्रत्यारोपण। तो इस स्टेज को हम लोग थोड़ा सा देख लें। जैसे कह रहा है कि यहाँ पे मान लो, नीचे दिख रहा होगा फिलहाल, जो पहला सेल बना उस सेल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, जाइगोट। ठीक, जाइगोट अगले कुछ टाइम के बाद क्या होगा, 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं 2 सेल स्टेज। ठीक, 2 से डिवाइड होगा कितने में, 4 कोशिकाओं में। इसको बोलोगे 4 सेल स्टेज। और जो ये ऊपर की तरफ बना रहे हो, ये जोन पेलुसिडा है, जो वैसे के वैसे क्या होगा, बना रहेगा। अभी 4 सेल से डिवाइड होगा तो कहाँ चला जाएगा, 8 सेल स्टेज में। 8 सेल स्टेज में। और 8 सेल स्टेज डिवाइड होगा तो ये चला जाएगा 16 सेल स्टेज में। अब इसके चारों तरफ जो लेयर था, जो जोन पेलुसिडा, वो धीरे धीरे क्या हो रहा होगा, खत्म हो गया, एकदम गायब हो गया होगा। तो 16 सेल स्टेज में जो बाहर की तरफ सेल होंगे, मतलब यहाँ पेरिफेरी पे, किनारे पे, उन सेल्स को हम लोग बोलते हैं टोटी पोटेंट सेल, या बोल सकते हैं हम ट्रोफोब्लास्ट सेल। और यही सेल यूट्रस के इंडोमेट्रियम से जुड़ने में हेल्प करते हैं। तो उस प्रोसेस को अगर पूछे इम्प्लांटेशन में कौन हेल्प करता है, तो इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है टोटीपोटेंट सेल या ट्रोफोब्लास्ट सेल। अब 16 सेल स्टेज के अंदर की तरफ कुछ कोशिकाएं होंगी। उन कोशिकाओं को हम बोलेंगे इनर सेल मास। और इससे बनता है एम्ब्रियो, ब्रूड जिसको हम लोग कहते हैं। कट तो नहीं रहा है स्क्रीन, नहीं, ठीक है। इससे बनता क्या है, एम्ब्रियो। अब देखो, यहाँ से यहाँ बनने में इसके 2 सेल स्टेज में लगभग 12 से 24 घंटे लगते हैं।
फिर ये डिवाइड होगा 4, 8, 16। तो यहाँ से ये पूरे स्टेज के बनने में लगभग 72 हावर लग जाते हैं, 72 घंटे। और 2 से 4 की अवस्था को हम लोग बोलते हैं मारुला, और इधर के स्टेज को हम लोग बोलते हैं ब्लास्टुला। ठीक, अब देखो इसकी बात है, इनर सेल मास में 2 टाइप के सेल होंगे। एक को बोलते हो यूनिपोटेंट और एक को बोलते हो मल्टीपोटेंट सेल। यूनिपोटेंट सेल से जब एम्ब्रियो बन रहा होगा, उससे फीटस डेवलप होगा, तो यूनि का मतलब है एक, पोटेंट मतलब डिवीजन, मल्टी का मतलब होता है अधिक, पोटेंट मतलब डिवीजन। तो अगर कह रहा है बॉडी के गेस्टेशन टाइम के, मतलब मम्मी के यूट्रस में बेबी का जब ग्रोथ हो रहा, तो उसकी बेबी के बॉडी के कोई एक आर्गन का, बॉडी का 1 आर्गन अगर कह रहा है डेवलप हो रहा होगा, हार्ट बन रहा है खाली, तो वो किसके कार्ड बन रहा होगा? यूनिपोटेंट। हालांकि हार्ट ही नहीं, और भी चीज़ें बन सकती है, कोई भी चीज़ बन सकती है, पर एक ही चीज़ें बन रही है, उससे कोई एक आर्गन बन रहा हो, उसे बोलोगे यूनिपोटेंट सेल। लेकिन कह रहे हैं एक ही सेल बार बार डिवाइड हो रहा है, फिर अलग अलग सेल से बहुत सारे आर्गन बन रहे हैं अलग अलग टाइप के, तो उसे कह रहे होगे मल्टीपोटेंट सेल। तो इससे मेनी ऑर्गन क्या होंगे? डेवलप होंगे यहाँ अंदर आने के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद। तो इतनी चीज़ें होती हैं 16 सेल स्टेज जब इम्प्लांट हो रहा होगा। और ये जो गैप बच गया, इस गैप को बोलोगे ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। इसका भी अपना रोल है, पर उतना डिटेल में हम लोगों को अभी पढ़ना नहीं है, बोर्ड्स की बात है, ना कि हम लोग नीट वगैरह भी दे रहे हैं, उसका अलग से ले से वास्ट है, देखा जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, बाकी हम लोग इसको थोड़ा सा और अब आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, हम मिटा रहे हैं। देखो, अब फर्टिलाइजेशन हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन और जैसे ही इम्प्लांटेशन होगा, उसको बोला जाएगा कि क्या जो फीमेल है वो प्रेगनेंसी कैरी कर चुकी हैं। यहीं पे एक चीज़ और समझ लो, एक दवा आता है टीवी पे ऐड, अनवांटेड, देखो अभी याद पड़ा 72, तो ये जो 72 लिख रहा हो वो ये वाला 72 है। और यही 16 सेल स्टेज यूट्रस के एंडोमेट्रियम से जाके जुड़ता था, तो उसे बोलते थे इम्प्लांटेशन। और जैसे इम्प्लांटेशन हो रहा था तो बोल रहे थे फीमेल प्रेगनेंसी कैरी कर चुकी हैं। तो अगर हम ये दवा का सेवन कर लेंगे तो इम्प्लांटेशन में हेल्प कौन कर रहा था? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन या यूट्रस में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट ही नहीं होगा, तो ये इम्प्लांटेशन की क्रिया रुक जाएगी इस हार्मोन के, तो फीमेल प्रेगनेंसी से बच जाएंगी। तो ये दवा इस तरीके से कुछ काम करता है। और भी चीज़ें हैं ऐसे, जरूरी नहीं है मार्केट में यही एक ऐसी दवा है, पर प्रेगनेंसी से बचने के लिए ये दवा यूज की जाती है। आजकल टीवी पे इसके ऐड भी काफ़ी आ रहे हैं। और एनसीईआरटी के हिसाब से गवर्नमेंट ने जो पहला मेडिसिन प्रेगनेंसी से बचने के लिए यूज में गवर्नमेंट उसका मतलब एडवर्टाइजमेंट की थी, वो थे आई थिंक सहेली था, हाँ सहेली ही था। आंगनबाड़ी जो होती हैं वो सब लोग भी यूज़ करती हैं, मतलब यूज करती हैं मतलब मिलता है हम लोगों को बांटने के लिए बाकी चीज़ों में। चलो, अब जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं वो है प्रेगनेंसी। देखो, इसमें होता क्या है, मान लो, मानना ही क्या है तो जो है सामने ही है, ऐसे हम लोग बना रहे थे फीमेल सेक्स ऑर्गन को या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। यहाँ हो गया ओवरी दोनों साइड, फिर कह रहा है कि ये हो गया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिर एंडोमेट्रियम, बीच में क्या है मायोमेट्रियम, किनारे पे क्या है पेरीमेट्रियम। ऐसे मान लो कुछ स्ट्रक्चर है फीमेल सेक्स ऑर्गन का। तो जैसे ही यहाँ क्या हुआ होगा, इम्प्लांटेशन, कहाँ? एंडोमेट्रियम वाल में 16 सेल स्टेज, तो ये ऊपर की तरफ ग्रोथ करने लगेगा और आ जाएगा कहाँ पर? यहाँ से चलते चलते धीरे धीरे यहाँ पर, और यहाँ आकर सबसे पहले करेगा क्या? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा, अंगुलियों की समान संरचना है ऐसे, जिसे हम लोग बोलते हैं विलाई, और इसके ग्रुप को हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। कोरियोनिक विलाई, क्या यार, कोरियोनिक विलाई। ठीक, उससे होता क्या है, फिर ये बनाएगा क्या? अम्बलाइकल कार्ड। ऐसे क्या बनाएगा? अम्बलाइकल कार्ड। और उसी से क्या बनने लगेगा यहाँ पर? एक फ्यूचर एम्ब्रियो।
भविष्य में क्या बनेगा, एम्ब्रियो। होता ये है कि यहाँ पे कुछ लिक्विड भी होगा, उस लिक्विड को हम बोलेंगे यूटेराइन फ्लूइड, जिसमें प्रेजेंट क्या होगा, यूटेराइन टिश्यू, और साथ ही साथ इस हिस्से में कुछ होगा ब्लड, जिसको हम लोग बोलते हैं मैटरनल ब्लड। मैटरनल ब्लड कट गया यार, लग रहा है स्क्रीन से ज़्यादा ऊपर चला गया। हाँ यार, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस हिस्से को मैटरनल ब्लड। चलो इतना सुनाई दे रहा होगा, कर लेना, मैटरनल ब्लड बोलते हैं। होता ये है कि जब ये कोरियोनिक विलाई यूटेराइन टिश्यू से मिलता है तो कोरियोनिक विलाई और प्लस यूटेराइन टिश्यू आपस में मिलके बनाते हैं प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा का काम है जो एम्ब्रियो है उसको अम्बलाइकल कार्ड की सहायता से यूट्रस में जोड़े रखना। मतलब ये प्लेसेंटा जो हिस्सा है ऊपर वाला इतना, अब जिसमें क्या क्या है, कोरियोनिक विलाई है और उसमें यूटेराइन टिश्यू है, ये वाला ही दोनों मिलके अब क्या कहलाएंगे, प्लेसेंटा। और ये एम्ब्रियो को अम्बलाइकल कार्ड से हेल्प जोड़ने का काम करेगा। तो मम्मी खाना वाना खा रही होंगी तो मम्मी के बॉडी में क्या आ रहा होगा, न्यूट्रिशन, और वही न्यूट्रिशन यहाँ पे ऐसे उंगलियों की समान संरचना है ऐसे, तो मम्मी के बॉडी से यहाँ ब्लड आ रहा होगा और फिर बेबी के बॉडी में ब्लड बन रहा होगा, तो दोनों ब्लड आपस में मिक्स नहीं हो रहे होंगे। तो मम्मी का मान लो कह रहा है कि ये क्या है, प्लेसेंटा वाला हिस्सा, ये क्या है, ये नीचे वाला अम्बलाइकल कार्ड वाला हिस्सा है, तो दोनों आपस में मिक्स नहीं होते हैं यहाँ पे ब्लड। डिफ्यूजन के कारण, जैसे हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं, जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ से चला जाएगा यहाँ, क्योंकि ये हायर कंसंट्रेशन से किधर जाएगा, लोअर कंसंट्रेशन से, और उसमें जो न्यूट्रिशन है वो चला आएगा यहाँ। तो मम्मी के बॉडी से क्या मिलेगा इसको, डिफ्यूजन के कारण। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अभी लेक्चर लंबा हो जाएगा, किसी और लेक्चर में देखा जाएगा। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा ऑक्सीजन आ जाएगा इसमें और इसका कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा इसमें, इससे आ जाएगा न्यूट्रिशन इसमें और इसका वेस्ट प्रोडक्ट चला जाएगा इसमें। तो डिफ्यूजन के थ्रू वो क्या होते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं, प्लेसेंटा के थ्रू और अम्बलाइकल कार्ड के थ्रू। तो सीधे सीधे समझो, प्लेसेंटा अगर कहाँ लिख रहा हो, ये मम्मी के बॉडी से क्या ले रहा होगा, न्यूट्रिशन, और रिलीज कर रहा होगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब, और साथ ही साथ वेस्ट प्रोडक्ट भी यही रिलीज कर रहा होगा। और इसको एनसीईआरटी ने दे रखा है आई थिंक म्यूकस प्लग। होता ये है कि जब 9 मंथ का पूरा प्रोसेस हो गया, पहले तो 2 महीने तक इसे एम्ब्रियो बोलोगे, जैसे कह रहा है कि 2 महीने तक एम्ब्रियो और फिर बाकी तीसरे महीने से लेके 9वें महीने तक इसे फीटस या गर्भ बोलते हो। तो ये इसको रोके रखता है, जो टिश्यू वगैरह ब्लड वगैरह है, और साथ ही इन्फेक्शन अंदर ना फैले बाहर से, जेनाइटल ट्रैक्ट के थ्रू बेबी में कोई इन्फेक्शन ना हो, यूट्रस में कोई इन्फेक्शन ना हो, उससे ये बचाने का कार्य करता है। और जो प्लेसेंटा होता है वो पूरा इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य करता है, इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य करता है, जिससे कुछ हार्मोन भी रिलीज होते हैं। जैसे मान लो पहला हार्मोन रिलीज होता है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। इससे होता क्या है, ये मेंटेन करता है कार्पस ल्यूटियम को, और कार्पस ल्यूटियम से हम लोग पढ़ेंगे 2 हार्मोन रिलीज होता है, एक रिलीज होता है प्रोजेस्टेरॉन और एक रिलीज होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन हेल्प करता है किसमें, प्रेगनेंसी में। तो जैसे ही फीमेल में लो लाइन प्लेसेंटा थोड़ा सा एक डिजीज मान लो एक तरीके से होता है, तो ये हार्मोन का सिक्रीशन रुक जाता है, जिससे बेबी समय से पहले ही जन्म लेता है। तो डॉक्टर एक दवा लिखेगा प्रोजेस्टेरॉन से रिलेटेड, जो इसके सिक्रीशन को बढ़ाए रखेगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन किस में हेल्प कर रहा है, प्रेगनेंसी। तो ये लगातार जब सिक्रीट होता रहेगा तो ये जो अम्बलाइकल कार्ड है वो प्लेसेंटा से जुड़ा रहेगा।
नहीं तो बीच में इसका सिक्रीशन अगर रुका तो होगा क्या, ये एक दूसरे से दूर हो जाएंगे तो मिसकैरेज हो जाएगा, बेबी की डेथ हो जाएगी अचानक किसी ना किसी मंथ में। और एस्ट्रोजन हम लोग सीधे सीधे समझ लो ऐसे, ये मेमरी ग्लैंड के, क्योंकि बेबी का जन्म होगा तो मम्मी को उसको दूध भी पिलाना है, मेमरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, जिसके कारण फीमेल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा और मिल्क का फॉर्मेशन भी हो जाएगा। उसके लिए भी कुछ हार्मोन रिलीज होंगे। एक दूसरा हो सकता है HPL, इसको पूरा कहते हो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये जब फीमेल प्रेगनेंसी कर चुकी होंगी तो 7वें महीने से 9वें महीने के बीच में सिक्रेट होने लगेगा, जो ह्यूमन फीमेल में मिल्क के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तीसरा रिलीज होगा, मान के चलो क्या, रिलैक्सिन, मायोमेट्रियम पर काम करेगा। उसके बाद कार्टिसोल, फीटल कार्टिसोल रिलीज हो जाएगा, मान लो चौथा रिलीज हो जाएगा कार्टिसोल हार्मोन। ये सब हार्मोन रिलीज होते हैं, ये मायोमेट्रियम का कार्य करता है, ये फीटल कार्टिसोल बर्थ के टाइम पे हेल्प करता है, ये सारे हार्मोन रिलीज हो जाएंगे। तो इतनी चीज़ें हैं किसके बारे में, प्लेसेंटा के बारे में। प्रेगनेंसी के टाइम पे ये प्लेसेंटा की चीज़ें हो गई। दूसरा कह रहा है कि जैसे इम्प्लांटेशन हुआ 2 महीने तक एम्ब्रियो बना, अब इसमें स्टार्ट होगा क्या, गैस्ट्रेशन। गैस्ट्रेशन कहने का मतलब ये अब पूरा 9 महीना यहाँ क्या करेगा, बिताएगा। तो इतनी चीज़ें अगर समझ में आ गई हो तो इसको थोड़ा सा नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। ठीक, अम्बिलिकल कॉर्ड, प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ये न्यूट्रिशन लेगा, मम्मी और बेबी का ब्लड कभी आपस में मिक्स नहीं होगा, और प्लेसेंटा का काम है न्यूट्रिशन लेना और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। दूसरी चीज़, प्लेसेंटा किसे कहोगे, जब कोरियोनिक विलाई और यूटेराइन टिश्यू आपस में फ्यूज होते हैं तो उसे बोलते हो प्लेसेंटा। मसल्स ऑफ म्यूकस प्लग क्या है, ये यूट्रस के आउटर लेयर में है, सर्विक्स वेजाइना वाले हिस्से में, जो यूट्रस में इन्फेक्शन को रोकने का काम करता है और बेबी की ग्रोथ में हेल्प करता है। दूसरा, प्लेसेंटा कभी कभी इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य करता है, जिसमें ये सब उसके वर्क हो गए। तो चलो अब हम लोग इसके आगे स्टार्ट करते हैं गैस्ट्रेशन को। गैस्ट्रेशन, चलो देखो, उसको कहते हो गैस्ट्रेशन टाइम। गैस्ट्रेशन टाइम, गर्भकाल, सीधे सीधे समझो। तो पूरे गैस्ट्रेशन टाइम को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड किए हैं, 9 मंथ में पहले तो। और ये 9 मंथ को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 3। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर, पहला तिमाही, दूसरा तिमाही, तीसरा तिमाही, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा महीना, चौथा, पांचवा, छठवां महीना, सातवां, आठवां, 9वां महीना। तो हर एक ट्राइमेस्टर में एक एक अल्ट्रासाउंड। यहाँ अल्ट्रासाउंड ये देखने के लिए कि बेबी का इम्प्लांटेशन कहाँ हुआ है, यूट्रस में किस जगह, बहुत मायने रखता है। अगर फैलोपियन ट्यूब के आसपास इम्प्लांटेशन हो गया है तो वहाँ नैरो पाथ होगा, तो बेबी समय से पहले जन्म लेगा। उस प्रोसेस को कहते हो इक्टोपिक प्रेगनेंसी। 7वें महीने 8वें महीने में बच्चे जन्म ले लेते हैं, और भी रीज़न हो सकते हैं। और इसमें होगा एक अल्ट्रासाउंड बेबी के ऑर्गन को ही देखने के लिए। यहाँ भी क्या होगा, अल्ट्रासाउंड, कि उसका बॉडी पूरी तरीके से अच्छे से बन रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें। हालांकि मिसयूज उसके होते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन में, आगे हेडिंग है उसको हम लोग जब पढ़ेंगे तो देखा जाएगा। तो होता ये है कि पहला तिमाही, दूसरा तिमाही, तीसरा तिमाही। तो हम लोगों ने पढ़ा क्या था, सिस्टीन सेल स्टेज को। उसके अंदर जो सेल थे हम लोगों ने उसको कहा था इनर सेल मास, सिस्टीन सेल स्टेज। तो इसको हम लोग बोले थे क्या, इनर सेल मास। और इसी से क्या बनना था, एम्ब्रियो फ्यूचर में। और इनर सेल मास से ही बनता है क्या कह सकते हो, एंडोडर्म,
मेसोडर्म, एपिडर्म या एपिडर्मिस, डर्मिस कर लो। एपी मतलब ऊपर बाहरी त्वचा, मीजो मतलब बीच में, बीच वाली त्वचा, इंडो मतलब अंदर आधा त्वचा। तो इनर सेल मास से ही ये सभी बनते हैं। और इसमें हम लोगों ने पढ़ा था क्या, इनर सेल मास में दो टाइप के सेल थे, एक था यूनिपोटेंट जिससे बॉडी के किसी एक ऑर्गन का फॉर्मेशन हो रहा होगा, एक था मल्टीपोटेंट जिससे बॉडी के एक से अधिक, टू मोर लिख सकते हो, मतलब उससे अधिक ऑर्गन बन रहे थे, एक से अधिक बन रहे थे। और इन दोनों सेल्स को ही हम बोलते हैं स्टेम सेल। स्टेम सेल हम लोग एक चैप्टर ही पढ़ेंगे उसमें, तो उसको थोड़ा डिटेल में वहाँ देखा जाएगा। होता यह है कि मान लो पहले दिन की बात हो रही है, पहले दिन की कह रहे हैं, फर्स्ट मंथ की बात हो रही है। हाँ, इससे पहले एक चीज़ और समझ लो, ये गेस्टेशन टाइम में जो 9 मंथ का प्रोसेस है, इसको पूरा 9 महीना है, 3 ट्राइमेस्टर ऐसे। तो शुरू के 2 महीने जो मम्मी के यूट्रस में वो बेबी होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में ब्रूड, जो भी चीज़ है हिंदी में उसको ब्रूड। बाकी 3 से 9 महीने तक हम उसे बोलेंगे फीटस। तो अगर बोला जाए कि किसी स्त्री ने गर्भ धारण किया है, मतलब उनके बेबी, मतलब यूट्रस में जो बेबी होगा वो 3रे महीने से लेकर 9 महीने के बीच में। किसी महिला ने भ्रूण को धारण किया हुआ, मतलब वो अभी 2 महीने का है। और किसी महिला ने नवजात शिशु को जन्म दिया है, तो पैदा होते टाइम पे उसे बोलते हैं नवजात शिशु। और जब तक 2 महीने का हो नहीं जाता तब तक हम उसको बेबी नहीं कहते, तो 2 महीने के बाद हम लोग बेबी कहने लगेंगे। तो अगर लिखा हुआ कहीं बेबी की डेथ हुई, मतलब वो पैदा हुआ 2 महीना जिया था उसके बाद मरा। किसी नवजात शिशु की डेथ हुई, मतलब पैदा होने के बाद 2 महीने से छोटा था तो बीच में ही कहीं मर गया। या बोल रहा है किसी फीटस की डेथ हो गई, मतलब वो यूट्रस में 3 महीने से बड़ा था और 9 महीने से, क्या 2 महीने से बड़ा था, मतलब 3रे महीने से 9 महीने के बीच में था। किसी फीमेल के एम्ब्रियो की डेथ हो गई, मतलब कह रहा है वो 2 महीने का था, ऐसे समझ लेना। तो खैर उसको अब आगे देखो, कह रहा है पहला महीना जब पूरा बीत जाएगा फीमेल के यूट्रस में, गर्भाशय में, तो सबसे पहले कह रहा है कि बेबी जो यूट्रस में डेवलप हो रहा होगा उसका हार्ट बनता है। इंड हो की बात हो रही है, सारे मंथ बीत गए, पहला मंथ बीत गया, हार्ट बना। हार्ट की बीट को हम लोग सुन सकते हैं किससे, स्टेथोस्कोप से। ठीक, दूसरा क्या है, 2रे महीने के अंत में क्या बनेगा, लिम्स और डिजिट्स, जिसको हम लोग कहाँ देख सकते हैं, अल्ट्रासाउंड में। लिम्स मतलब हाथ पैर, और डिजिट्स मतलब रीढ़ की हड्डियाँ उसकी बनने स्टार्ट हो जाएंगी। 3रे महीने में, 3rd मंथ में, इसमें होगा क्या, यहाँ यानी भी है, बॉडी के सभी ऑर्गन, मेजर ऑर्गन डेवलप, किडनी, गुर्दे, फेफड़े, ये सारी चीज़ें बन जाएंगी इनिशियल स्टेज तक। 4th मंथ को हम लोग बोलते हैं एब्सेंट मंथ। एब्सेंट मंथ, इस मंथ में कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, पिछले 3 महीने में जो बन रहा होगा वही पूरी तरीके से बनकर मैच्योर होता है, तो उसमें कुछ बनता वगैरह नहीं, इसलिए एब्सेंट मंथ कहते हैं। फिर आता है 5th मंथ। ये 5th मंथ, 4th मंथ, 3rd मंथ, 2nd मंथ जो भी लिख रहे हैं, मतलब वो मंथ बीत गया है, इसकी बात हो रही है। ये क्या करता है, लिम्स मूवमेंट, लिम्स मूवमेंट मतलब वो मम्मी के पेट में हाथ पैर चलाने की कोशिश करेगा। तो डॉक्टर के पास जब जाओगे, क्योंकि पहला अल्ट्रासाउंड इन 3 महीनों में हो गया है, तो वो पूछेगा आपको ऐसा आभास होता है कि नहीं। तो अगर आप बोलेंगी हाँ, तो उसको अंदाज़ा थोड़ा सा हो जाएगा कि बेबी लगभग 5 महीने का हो चुका है, लिम्स मूवमेंट करने लगेगा। दूसरा 6वां महीना आ जाएगा, तो इसमें और इसके बॉडी पर हेयर फॉलिकल बन जाते हैं, ये रोएं जिसको कहते हो, हेयर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, वो बनकर तैयार हो जाते हैं। 6 मंथ में होता क्या है, आईलिड्स जो हैं वो फॉर्म हो जाती हैं।
पलकें, और कह रहा है आई लेंसेज भी बन जाते हैं और एक दूसरे से क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, दोनों आंखों में प्रवेश कर जाते हैं। बाकी बच गया 7वां, 8वां और 9वां। इस हिस्से में क्योंकि ये 3 महीने का, यहाँ से एक फर्स्ट ट्राइमेस्टर, चौथा, 5वां, 6वां सेकेंड ट्राइमेस्टर, यहाँ भी है एक, ये सेकेंड ट्राइमेस्टर और ये थर्ड ट्राइमेस्टर। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में इस स्टेज में अगर बेबी जन्म ले रहा है 6वें महीने के बाद 7वें महीने में, तो उसका बॉडी बहुत छोटा होगा, पूरी तरीके से ऑर्गन बने तो होंगे, मैच्योर नहीं हुए होंगे बनकर, इसलिए बहुत दुबला पतला होगा। तो ये जो थर्ड ट्राइमेस्टर वाला हिस्सा है, इसमें बेबी का जो होता है वो डेवलपमेंट होता है, साथ ही साथ ग्रोथ सबसे तेज होगा, जिससे उसके आकार में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। और जैसे ही 9 मंथ पूरा होगा, अब उसमें एक प्रोसेस होगा जिसे बोलोगे पार्चुरेशन, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्रसव, जिससे क्या होगा, जन्म हो जाएगा बेबी का, और उसे हम लोग बेबी न कह के क्या बोलेंगे, इन्फेंट, ऑफ स्प्रिंग एक्सेट्रा, सीधे सीधे नवजात शिशु। तो ये चीज़ें हैं पूरा गैस्ट्रेशन का। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।